हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से वेल्डर ट्रेड के जो थ्योरी है उसका निम्मी बुक है उसका एमसीक्यू लेके आए हैं, जो सेट नंबर 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 सेट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा कर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। यह जो है थ्योरी वेल्डर ट्रेड का है, जो आपको ITI की जो एग्ज़ाम है उसमें काम करेगा, CTI की एग्ज़ाम है उसमें काम करेगा। वेल्डर इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी निकलती है ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही टेक्निकल जो भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है उसमें यह आपको हर तरह से मदद करेगा यह। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। एक ऑक्सीएसिटिलीन लौह का तापमान कितना होता है? ऑक्सीएसिटिलीन जो लौह होता है, फ्लेम होता है, वह फ्लेम का तापमान कितना होगा? फ्लेम का तापमान कितना होगा? तो आपको पता है कि फ्लेम जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। उसमें इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बोराइजिंग हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार के आपके पास लौ हो जाएगा। और 3 प्रकार के लौ में आपको इसके लौ का तापमान जो है 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 3100 से 3300, 3100 से 3300, यानी सबसे ज़्यादा किसका टेम्परेचर होगा? आपको अगर इसमें आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो इसका होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसका होगा, उसके बाद इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। कार्बोराइजिंग में टेम्परेचर कम होती है। लेकिन अगर केवल पूछ लिया जाए कि ऑक्सीएसिटिलीन पूरे लौह का तापमान कितना होता है, यानी ये टोटली मिलाकर के पूछ रहा है, तो आपको 3100 से 3300 होता है। अब इसमें देखिए कि आपका ऑप्शन में कौन सा है, इस ऑप्शन आपको कैरी कर रहा है। तो 2700 नहीं है, ठीक है, 2200 नहीं, 2800 नहीं और 3300 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको देख लेना है कि हाँ, यह प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होती है। न्यूट्रल में दोनों ही इक्वल होता है। और कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक वॉल्यूम और एसिटिलीन चाहिए। एसिटिलीन को ज्वलन करना है, जलाना है 1 वॉल्यूम को, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? तो यहाँ पर 2.5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो फिर क्या करना होगा कि इसमें 2.5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की ज़रूरत हो जाएगी। तो ऑक्सीजन एक वॉल्यूम जो है कहाँ से मिलता है? सिलेंडर से मिलता है, सिलेंडर से। और 1.5 वॉल्यूम कहाँ से मिलता है? तो वातावरण से मिलता है। क्लियर? तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? आपको 3100 से 3300, उसमें जो आपको दिखा इस ऑप्शन में आएगा उसको टिक मार्क कर देना है। अगर मान के चलिए 3100 यहाँ पर रहता, 3200 रहता, 3300 रहता और उसके बाद 3300 रहता, उसके बाद 2100 रहता, तो आपको इसमें भी कौन सा मारते? यही 3300 मारा जाता। जो ज़्यादा है उसी को आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए आइए, मशीन वेल्डिंग में प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा में बदलाव करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन वेल्डिंग मशीन यूज टू चेंज करेंट फॉर अल्टरनेटिंग करेंट सप्लाई। अल्टरनेटिंग करेंट सप्लाई को इसमें कौन चेंज करता है? क्लियर? तो कौन चेंज करता है? तो इसमें आपको कौन हो जाएगा? रेक्टिफायर हो जाएगा। रेक्टिफायर सेल में क्या क्या चीज़ होता है? देखिए, यह एक मशीन हो गया, रेक्टिफायर सेल हो गया, रेक्टिफायर सेल मशीन हो गया रेक्टिफायर, जिसमें आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। एक तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा इसमें। उसके बाद एक इसमें होगा रेक्टिफायर सेल होगा और दूसरा हो जाएगा आपको फैन हो जाएगा। 3 चीज़ इसमें रहता है। कौन कौन चीज़ रहता है? 3 चीज़ रहता है इसमें। 3 चीज़ जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर में
तीन चीज़ उसमें रहते हैं, अंदर में रहता है। वह होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक रेक्टिफायर सेल उसमें, और इसको ठंडा करने के लिए फैन होता है। क्लियर? यह रेक्टिफायर जो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो मेन सप्लाई होता है, मेन सप्लाई से आपको किसमें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आता है। जैसे कि 440 वोल्ट जो होता है या 220 वोल्ट होता है, वह आता है इसमें, उसको कम कर करके 40 से 100 के बीच में, 40 से 100 के बीच में यह OCB ओपन सर्किट वोल्टेज जो है 40 से 100 वोल्ट बना करके फिर यह इसको देता है। क्लियर? रेक्टिफायर सेल को। और रेक्टिफायर सेल जो है वह DC में परिवर्तन करके, DC में परिवर्तन करके प्लस और माइनस ये दो चीज़ को आपके पास बाहर भेजता है, और यह फैन का काम है इस दोनों को ठंडा करना। अब देखिए रेक्टिफायर सेल में, रेक्टिफायर सेल जो होता है इस तरह का, इस तरह का होता है। ऐसे ये सपोर्टिंग प्लेट हो गया, ये क्या हो गया, सपोर्टिंग प्लेट, सपोर्टिंग प्लेट ये हो गया। ये वाला आपको सपोर्टिंग प्लेट हो जाएगा। सपोर्टिंग प्लेट किसका होता है, तो यह स्टील का या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। यह सपोर्टिंग प्लेट जो है इसमें, इसी में पहले करंट आते हैं। ठीक है, इसमें से यह सपोर्टिंग प्लेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक प्लेटिंग किया जाता है। प्लेटिंग कौन सी का होता है, तो ये आपको हो जाएगा निकिल या थोरियम का, या निकिल या पॉज कर देता हूँ, पॉज। तो इसमें आपको ये प्लेट जो है सपोर्टिंग प्लेट जो है वह स्टील या एल्युमिनियम का होगा। उसके बाद यह प्लेटिंग क्या रहता है, ठीक है, प्लेटिंग क्या रहता है, प्लेटिंग किसका होता है, निकल या बिस्मिथ का होता है, निकल या बिस्मिथ का। उसके बाद फिर इसी प्लेट पे स्प्रे किया जाता है। क्या है, स्प्रे किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। वो कौन सी का होगा, सिलीनियम या सिलिकॉन का होगा, का। उसके बाद यह लास्ट होता है जो मेटल का होता है, जो कैडमियम, बिस्मिथ और टीन, ये तीनों का, इसमें तीनों को बना करके यह बनाया जाता है। क्लियर? ये जो है आपका, ये जो है एनोड का काम करता है, एनोड, आई कैथोड का काम करता है, कैथोड। अगर पूछा जाए कि एनोड किसका बना होता है, अगर पूछ लेता है आपको, तो निकल या बिस्मिथ उसमें आएगा। दोनों में से कोई भी अगर आता है तो आपको ये कर देना है। कैथोड पूछेगा तो कौन सी का बना होता है, तो कैडमियम, बिस्मिथ और टीन, ये तीनों का मिला करके ये बनाया जाता है। तो ये हो गया एक पूरा आपको रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर सेल में कौन कौन सा होता है वो आपको इसमें क्लियर हो गया। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी इसमें एसी है, एसी को इसमें आ जाएगा, इससे इसमें से डीसी निकलेगा। क्लियर? अब इसमें एक स्विच लगा होता है। अब जो आधुनिक जो मशीनें आई हैं उसमें स्विच लगा होता है। अगर आपको डीसी लेना है तो यहाँ से आप ले लीजिए। ठीक है, अगर एसी लेना है तो फिर यहाँ से इसी से ये कनेक्ट रहता है, आपको स्विच दबाना है और डायरेक्ट यहाँ से एसी मिल जाएगा। क्लियर? और नहीं तो डीसी लेना है तो फिर यहाँ से उसका एक नोब रहता है जो एसी और डीसी करना होता है, वहाँ पर आप एसी कीजिएगा तो डायरेक्ट आएगा ये वाला, और डीसी कीजिएगा तो फिर इसमें से निकल के आएगा। ओके, चलिए आइए। दो प्लेटों की मोटाई 3 से 5 mm के बीच हो तो इसके किनारों की कम से कम डैश के समाविष्ट कोण पर तैयार किया जाता है, बेवल किया जाता है। ठीक है, तो बेवल किया जाता है तो आपको देखिए 3 से 5 mm जो है यह किस में आ जाएगा, लेफ्ट वार्ड टेक्निक में। लेफ्ट वार्ड टेक्निक में क्या है, 5 से नीचे होता है, 5 तक इसमें लेफ्ट वार्ड में होता है। इसमें देखिए
ये जो बेवल होता है, ये जो बेवल होता है वह 80 डिग्री पर 80 डिग्री का होता है। क्लियर? ये बेवल जो होता है 80 डिग्री, इसमें 40 डिग्री और इसमें से 40 डिग्री पर इसको काटा जाता है। ओके, तो यह अगर छोटा पतला मेटल है तो इस तरह से आपको 40-40 यानी 80 डिग्री का बेवल एंगल आपको काटना पड़ेगा। अगर मोटा मेटल है 5 से ऊपर होता है, 5 से ऊपर होता है, तब आपको यह 60 डिग्री का हो जाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा मोटाई पर जाता है तो यह 60 डिग्री हो जाएगा, उससे कम है तो यह 80 डिग्री का रहेगा। क्लियर? और जब 16 से 15-16 से ऊपर बढ़ जाता है, 15-16 से ऊपर बढ़ जाता है, तब इसमें क्या होता है, डबल भी बनाना पड़ता है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा और यहाँ भी 60 डिग्री का होगा। यानी 16 से ऊपर अगर बढ़ते हैं, 16 से ऊपर बढ़ते हैं थिकनेस 16 mm से, तो यह डबल भी आपको करना पड़ेगा। और अभी अगर 15-16 तक है तो आपको 60 डिग्री का बेवल एंगल करना पड़ेगा। अगर 5 mm तक है, 3 से 5 mm तक, तब आपको क्या करना है, 80 डिग्री का बेवल एंगल यूज करना पड़ता है। ओके, 2 से 3 mm रहता है तो उसमें ऐसे ही सटा करके थोड़ा सा गैप छोड़ करके आपको वेल्डिंग कर देते हैं। और उससे और क्लोज रहेगा तो क्या होगा, ये रूट क्लोज हो जाएगा। हम लोग कल किए भी थे, रूट उसका क्लोज रूट होगा। जो सबसे कम होता है तो उसमें क्या होगा, रूट को क्लोज कर सटा करके वेल्डिंग कर दिया जाता है। ओके, चलिए जब तार या इलेक्ट्रोड को पिघलाया जाता है और स्टील में समाविष्ट किया जाता है तो कार्य सतह पर जमा धातु समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, जब हम मान के चलिए ये आपका यहाँ पर आपको वेल्डिंग किया गया। ठीक है, वेल्डिंग किया गया तो वेल्डिंग करने के बाद क्या होता है, जब यह स्टील के समाविष्ट कर दिया जाता है तो कार्य सतह पर जमा धातु, यहाँ पर जमा हो गया धातु, ये धातु जमा हो गया, तो ये धातु को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, बीड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बीड। मूल धातु तो नहीं कह सकते, बेस मेटल तो यहाँ हो गया, ये सब बेस मेटल है। ये जो है ये आपको बेस मेटल है। रन ऑफ प्लेट कहाँ पर लगता है, रन ऑफ प्लेट कहाँ पर लगता है, तो रन ऑफ प्लेट लास्ट में लगता है। मान के चलिए यहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है, इधर से वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रन ऑफ प्लेट लगता है, यहाँ पर रन ऑन प्लेट लग जाता है। क्लियर? तो रन ऑन यहाँ हो गया, रन ऑफ यहाँ हो गया। टो किसको बोलते हैं, तो इसको टो बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ये हो गया, ये हम वेल्डिंग कर दिए तो इसको टो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं। ओके, तो यहाँ टो हो गया, ये टो हो गया, ये रन ऑफ प्लेट हो गया, बेस मेटल ये हो गया, और ये जो हो गया इसको बोलेंगे हम बीड। ओके, आइए, निम्नलिखित में से किसे वैधता की कमी के रूप में जाना जाता है, यानी आपको फ्लोइंग लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन मान के देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर वेल्डिंग किया है, ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग किया गया, तो वेल्डिंग करने का मतलब है कि यह इस तरह से यहाँ पर पिघलना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इसको पिघलना है, माने थोड़ा सा इसको ले करके पिघलना है, इसको ले करके तब पिघलेगा, तब यह एक बड़ा सा बीड बनेगा। अगर आपका यह नहीं होता है, अगर यह वेल्डिंग करते हैं, और वेल्डिंग क्या होता है कि आपको यहीं पर आकर के ऐसे केवल ऐसे जमा हो गया, इस तरह के पिघलाया नहीं, इसको इस मेटल को नहीं, साइड को नहीं पिघलाया, यहाँ पर ये पूरा भरा नहीं, तो यह नहीं भरा तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो गया, यानी पेनिट्रेशन पूरा नहीं हुआ, माने नीचे तक पूरा नहीं आया, इसको गलाया नहीं, इसको थोड़ा सा गला करके इसको इस तरह से करना चाहिए था, वह नहीं हुआ, इस तरह से करना चाहिए, नहीं हुआ, तो यह क्या हो गया, लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो गया। देखिए इसमें जब वैधता वेल्डिंग किए जाने वाले भागों को नहीं होती है, व्हेन पेनिट्रेशन डज नॉट ऑकर द वेल्डेड पार्ट, जब वैधता रूट
एवं दीवार में नहीं होती। हाँ, जब यह दीवार वेन पेनिट्रेशन डज नॉट ऑकर इन रूट एंड साइड वाल, यानी रूट हो गया, ये रूट हो गया नीचे, ये रूट और साइड वाल हो गया, ये दोनों को अगर नहीं पेनिट्रेशन करता है, नहीं पिघलाता है, ठीक है, तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन कहा जाता है। ओके, आइए, डैश प्रकार के आर्क दोषों के नामों में किया जाने वाला धातु कार्य खांचे को भरने के लिए 2 mm व्यास के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड के ऊपरी हिस्से पर एक पतली स्ट्रिंग बीड जमा करना है। देखिए कौन सा दोष होता है वेल्डिंग का जो आर्क वेल्डिंग का कौन सा दोष होता है जिसको सुधारने के लिए 2 mm का पतली माने 2 mm के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड से एक स्ट्रिंगर बीड बनाया जाएगा। कौन सा जो है आपको दोष है जिसमें कि स्ट्रिंगर बीड बनाया जाएगा। देखिए क्रैक है, तो क्रैक में आप ऊपर से वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्रैक को आपको सुधार करना होगा, उसको काटना होगा, फिर उसमें वेल्डिंग करना होता है। स्पेटर किसको बोलते हैं, आप देखे होंगे कि स्पेटर जो है यहाँ पर जो उड़ता है उसको स्पेटर बोला जाता है, आसपास में जो उड़ जाता है छींटा जो जमता है उसको स्पेटर बोलते हैं। ओवरलैप हो जाता है, मान के चलिए यह वेल्डिंग ऐसे करना है, ठीक है, तो ओवरलैप मतलब यहाँ तक वेल्डिंग हो जाना, यहाँ पर ओवरलैप इसको बोलते हैं, यहाँ तक ये वेल्डिंग हो जाना ओवरलैप बोलते हैं। अंडरकट किसको बोलते हैं, तो अंडरकट जो है अंडरकट जब इसको वेल्डिंग करेंगे तो ऐसे ये नाली टाइप का बन जाता है, ये है ना, ये जो है ना, ये नाली टाइप का आपको जब वेल्डिंग करने के बाद जब बीड बनता है इसको क्या बोलेंगे, बीड हो गया, बीड तो बीड हो गया, ये बीड बना तो इसमें क्या हो गया कि एक साइड दोनों साइड में नाली बन जाता है। तो यह नाली को भरने के लिए 2 mm के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, स्ट्रिंगर बीड यानी पतला सा बीड उसमें बना दिया जाता है। तो इसको क्या करने के लिए जब ये 2 mm का इलेक्ट्रोड क्यों यूज किया जाता है, तो अंडरकट जो हो जाता है उस अंडरकट को फिल करने के लिए होता है। ओके, चलिए आइए, जब वेल्ड की गई धातु जमती है इसकी सतह पर स्लैग जमा हो जाता है, क्योंकि यह वेल्ड धातु डैश होती है। व्हेन वेल्डेड मेटल सॉलिडिफाई स्लैग डिपॉजिट ऑन इट्स सरफेस बिकॉज इट इज देन वेल्ड मेटल से क्या होता है, स्लैग डिपॉजिट। देखिए जब वेल्ड करते हैं तो इसमें जो डिपॉजिट होता है, इसमें जो डिपॉजिट होता है उसको कहते हैं वेल्ड मेटल। क्या बोलते हैं, वेल्ड मेटल। इसमें डिपॉजिट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेल्ड मेटल बोला जाता है। और यहीं पे इसको जो आपको इलेक्ट्रोड पे फ्लक्स लगा होता है, इलेक्ट्रोड पे जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स जो क्या काम करता है, स्लैग के रूप में यहाँ ऊपर में जमा हो जाता है। और यह स्लैग फ्लक्स होने के कारण क्या होता है, फ्लक्स यहाँ जो जमा होता है फ्लक्स, तो यह क्या काम करता है कि इसके जो हीट को डायरेक्ट वातावरण में जाने से रोकता है, वह धीरे धीरे ठंडा करता है, जिससे क्रैक वगैरह होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो यह जो हीट है, यह हीट को आउट नहीं होने देता है, यह स्लैग, क्लियर। और जब ये फ्लक्स का ही जल करके यहाँ पर स्लैग बनता है। फ्लक्स का और काम क्या है कि वह आर्क को स्थिर रखता है। जो आर्क स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में भी वह आसानी होती है, फ्लक्स वाला जो इलेक्ट्रोड होता है। अब यहाँ पर जो है फ्लक्स जमा हो जाता है, तो वो कह रहा है कि क्यों ऊपर जमा हो जाता है, क्लियर, वेल्ड मेटल से ऊपर में क्यों जमा हो जाता है। तो आपको क्या कहना होगा कि लाइटर होता है, क्या वेल्ड मेटल से क्या होता है, लाइटर माने हल्का होता है, हल्का होने के कारण यह ऊपर में जमा हो जाता है। यार भारी होता तो क्या होता, वेल्ड मेटल ऊपर रहता और स्लैग नीचे आ जाता,
स्लैग नीचे आ जाता। तो यह हल्का होने के कारण, लाइटर होने के कारण यह ऊपर में आके जम जाता है, तैरते हुए ऊपर में आके जम जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ जो फ्लक्स जो है, फ्लक्स का उपयोग क्या है, फ्लक्स क्यों, अगर फ्लक्स ऊपर जमा जाता है उससे क्या फ़ायदा होगा, स्लैग से क्या फ़ायदा होगा, फ्लक्स है तो उससे इलेक्ट्रोड पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में जानकारी हो गई। चलिए आइए, धातुओं के जंक्शन और उस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, जहां वेल्ड धातु मूल धातु के टो को स्पर्श करता है। देखिए इस तरह से ये हो गया, ये है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं जंक्शन। और कहता है कि मूल धातु वेल्ड धातु मूल धातु टो, यहाँ तक, ये मूल धातु के वेल्ड धातु यहाँ तक आ जाता है, टो तक, इसको बोलते हैं टो। तो इसको बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो हम लोग एक जो वेल्डिंग क्रिएचर पढ़े थे उसमें बताया भी गया था। तो क्या कहा जाएगा इसको, बेल्ट का टो। तो बेल्ट का टो तो इसको बोलते हैं, ये बेल्ट का टो हो गया, बेल्ट का टो हो गया। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट किसको बोलेंगे, रीइंफोर्समेंट जो यहाँ पर एक्स्ट्रा धातु जमा हो जाता है, जैसे कि अगर एक रेखा खींच दिया यहाँ पर ज़्यादा ही अर्धचंद्राकार, एक क्वेश्चन हम लोग किए थे भी कि अर्धचंद्राकार जो ऊपर बीड बन जाता है उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। अब देखिए लेग लेंथ, लेग लेंथ, इसी को लेग लेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को लेग लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेग लेंथ, लेग लेंथ, क्लियर। तो यह ये जो दूरी हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वह लेग लेंथ कहलाएगा। वेल्ड जंक्शन, वेल्ड जंक्शन यानी वेल्ड जंक्शन इसको बोलते हैं वेल्ड जंक्शन, क्लियर। वेल्ड जंक्शन यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से इधर भी, ये भी वेल्ड लेंथ, लेग लेंथ कहलाएगा, ये भी लेग लेंथ ही कहलाएगा, और यहाँ भी ये लेग लेंथ ही कहलाता है। ओके चलिए आइए, जीटीए वेल्डिंग में एसी आर्क के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। देखिए जीटीए डब्ल्यू में जो है जो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, उसमें आर्क की स्थिरता बनाने के लिए उसमें कौन सी का इलेक्ट्रोड होता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्या, टंगस्टन का, टंगस्टन का उपयोग, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्या, इलेक्ट्रोड। इसमें आर्क जो है इसमें टच नहीं करना होता है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड जो है आपको इसमें टच नहीं करना है आर्क बनाने के लिए। जब हम लोग एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, एमएमएडब्ल्यू वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें क्या करता है कि हमको इसमें टच करना पड़ता है, टच करते हैं तो आर्क बनता है। इसमें आर्क टच करा के नहीं बनाना है, टच करा के नहीं बनाना है, इसको जैसे ही थोड़ा सा नज़दीक में लाते हैं तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट लगी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट लगी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट। यह हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट जो है इसको आर्क पैदा कर देती है, क्लियर। तो इसीलिए जब हम आर्क बना लेते हैं या वेल्डिंग करते रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है इस टिग वेल्डिंग में, तो यह आर्क स्थिर बनाए रखता है, क्योंकि बुझता नहीं है, क्योंकि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट लगी हुई है, ऑटोमेटिक यह आर्क यहाँ पर पैदा हो जाता है, क्लियर। चलिए आइए, शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड कम से कम 9.7% शुद्धता वाले टंगस्टन पाउडर को सिंटर करके बनाया जाते हैं, उसका गलनांक कितना होगा। यानी टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जिसमें किसमें यूज होता है, जीटी GMAW, GTAW यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो मिग वेल्डिंग का हो गया, ये टिग वेल्डिंग का हो गया। तो टिग वेल्डिंग में आपको क्या है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड जो शुद्ध जो होता है, वह टंगस्टन का इलेक्ट्रोड का मेल्टिंग पॉइंट जो है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए शुद्ध जो इलेक्ट्रोड होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, शुद्ध जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड
यह जो है वो इसका यूज होता है आपको एसी में, एसी, और इसका एल्युमिनियम का वेल्डिंग किया जाता है। एल्युमिनियम का वेल्डिंग में आपको उपयोग किया जाता है और एसी से होता है, एसी से होता है। इसी में अगर आपको 2% का थोरियम मिला दिया जाए, थोरियम 2% अगर थोरियम मिला दिया जाता है इलेक्ट्रोड में, तब आपको यह एसएस का वेल्डिंग करने के लिए आपका यूज हो जाता है और यहाँ डीसी का यूज होता है। अधिकतर आपको एसी का यूज एल्युमिनियम में ही देखा जाएगा। एल्युमिनियम में आपको उपयोग एसी का होगा और शुद्ध इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा। और 2% थोरियम अगर मिला देते हैं, और यह ग्रीन कलर का इस पर होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आइए रेड कलर का होता है, रेड कलर का ये थोरियम मिलाया हुआ होगा, वह रेड कलर का होगा, यह ग्रीन कलर का होगा। और इसमें का उपयोग एसएस का वेल्डिंग करने के लिए डीसी में उपयोग किया जाएगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया शुद्ध का 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आइए ऑर्गन सील्ड गैस हवा से डैश होती है, यानी हवा से डैश होती है, और हीलियम हवा से डैश होती है, यानी हल्का होता है, भारी होता है। देखिए ऑर्गन जो है वह हवा से क्या होता है, भारी होता है, ठीक है, हवा से भारी होता है। और हीलियम जो है हवा से हल्का होता है, ठीक है, हवा से हल्का होता है। और आपको अगर कहा जाए ऑर्गन जो है यह हीलियम से कितना भारी होता है, तो 10 टाइम्स ज़्यादा भारी होता है, 10 गुना इससे यह भारी होता है। कौन? ऑर्गन एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस तो ये भी है हीलियम, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको, भारी और लाइट। ऑर्गन भारी होता है और हीलियम लाइट होता है। अब देखिए ऑर्गन किस मेटल के लिए उपयोग किया जाता है, तो पतले मेटल के लिए। और हीलियम किस मेटल के लिए होता है, तो भारी मेटल के लिए, मोटा, भारी नहीं, मोटा मेटल के लिए। मोटा मेटल के लिए आपको हीलियम का उपयोग करते हैं और पतले मेटल के लिए ऑर्गन का उपयोग किया जाता है। आइए, गैस वेल्डिंग में अधिकतम ऊष्मा सबसे गर्म बिंदु ठीक किसके सामने होती है, ठीक है। यह एक क्वेश्चन किया हुआ भी था, आप देखिए, ये हो गया न्यूट्रल फ्लेम, क्लियर, ये हो गया न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम में आपका सबसे गर्म बिंदु कहाँ होगा, इसको बोलते हैं इनर कोन। इसको क्या बोलते हैं, इनर कोन बोलते हैं, इनर कोन। तो सबसे ज़्यादा जो होता है हीट टेम्परेचर इसके जस्ट सामने आपको यहाँ पर हीट सबसे अधिक मिलता है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, वेल्डिंग का जो है अधिकतम ऊष्मा कहाँ मिलेगा, तो आंतरिक शंकु यानी इनर कोन के पास आपको मिल जाएगा। कार्बोनाइजिंग जोन में क्या होता है, कार्बोनाइजिंग में आपको हीट कम होता है, हीट कम होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग में हीट ज़्यादा होती है। ओके, आइए 4 mm या उससे अधिक मोटाई वाले एल्युमिनियम प्लेट के वेल्डिंग करने के लिए उसके किनारे को डैश पर समाविष्ट आंतरिक कोण जो है कितना होना चाहिए, बेवल एंगल कितना होना चाहिए। बेवल एंगल एल्युमिनियम के लिए जो है आपको 4 mm या उससे अधिक मोटाई वाले अगर भारी एल्युमिनियम हो तो उसके लिए इसका बेवल एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इधर से 45 काटना पड़ता है 45 डिग्री पर, इधर से 45 डिग्री पर। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसी में हम लोग पढ़े थे, तो उसका बेवल एंगल कितना था, 80 डिग्री था। तो जनरल मेटल के लिए था, पतला मेटल में, और 3 से 4 mm, 5 mm, 4 से 5 mm का हो तो वह 80 डिग्री पर होता है। और एल्युमिनियम के लिए अगर खास आपको पूछ देता है तो यह कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक सिस्टम से याद रखना है, जिससे कि आपको एल्युमिनियम का, अदर मेटल का, सबका अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए इसका 90 डिग्री आपका बेवल एंगल होगा। ओके।
आइए, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का उपयोग विशेषकर डैश और बहुत सी अन्य अलौह नॉन फेरस धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। देखिए, तो जो टिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग का उपयोग किसमें अधिकतर होता है, तो यह आपको आ जाएगा एल्युमिनियम और टाइटेनियम में। एल्युमिनियम और टाइटेनियम में टिग वेल्डिंग का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। क्लियर? आइए, कार्बन इलेक्ट्रोड का सामान्यतः डैश की तरह वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, कार्बन इलेक्ट्रोड जो है इसमें कंज्यूमेबल होता है या नॉन कंज्यूमेबल होता है, हम लोग बताए भी थे। एक जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, एक होता है कार्बन इलेक्ट्रोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड ऐसा है जो नॉन कंज्यूमेबल में काउंट किया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में कार्बन इलेक्ट्रोड को किया जाता है काउंट। आइए, कठोर लौह कास्ट आयरन की CI वेल्डिंग करते समय प्रमुख मिश्र धातु कौन सा होता है, कौन सा माने इलेक्ट्रोड जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको कास्ट आयरन हम लोग देखे थे कि कौन कौन था, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, व्हाइट कास्ट आयरन, मिलेबल कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन, ठीक है। तो कौन सा कास्ट आयरन उपयोग किया जाता है, जिसमें 3 से 4% कार्बन होता है, वह है ग्रे कास्ट आयरन। तो उसमें आपका इलेक्ट्रोड कौन सा यूज हो जाएगा, तो मोनेल, निकल एंड ब्रोंज का इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है। ओके, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1200 के आसपास होता है। आ जाइए, मिश्र धातु की सतह घुसपैठ समय धातु को दिए गए निश्चित गहराई से अधिक अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी धातु को दिए गए निश्चित गहराई से अधिक अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह मूल धातु धारा के अधिक प्रभावित करेगी तथा गुणों को क्या करेगी, परिवर्तित कर देगी। हाई फ्रीक्वेंसी विधि के लिए यह अधिकतम गहराई कितनी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी यानी यह टिग वेल्डिंग का सिस्टम हो गया। तो यह इसमें जो है हाई फ्रीक्वेंसी में 0.05 mm से अधिक गहराई तक नहीं जाना चाहिए। ओके, नहीं सी, ये आपको 0.5 mm की गहराई तक होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, आइए, 3F निम्नलिखित से किस जोड़ की एक स्थिति है। 3F देखिए, ये प्लेट वेल्डिंग करते हैं, इसमें होता है 1G 2G 3G और 4G, ठीक है। अब यहाँ पर आइए 1F 2F 3F और 4F, ठीक है। तो यह जो है यह किसके लिए आता है, यह ग्रुप के लिए आता है, ग्रुप वेल्डिंग के लिए आता है। यह फिलेट वेल्ड के लिए आता है, फिलेट वेल्ड में यह आता है और ग्रुप वेल्ड में यह आता है। 1G यानी फ्लैट पोजीशन हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो जाएगा, ये ओवरहेड हो जाएगा। सेम वही इसमें भी है, यही पोजीशन सेम इसमें आता है। क्लियर। तो यह ग्रुप के लिए 1G 2G 3G 4G और यह फिलेट के लिए 1F 2F 3F 4F। ओके 4F। अब इसमें जो है यह फिलेट के लिए हो गया। फिलेट मीन्स क्या होता है? फिलेट मीन्स ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मीन्स इस तरह का आमना सामने अगर वेल्डिंग करते हैं, ग्रुप कटा हुआ, ये हो गया ग्रुप,
क्लियर ना। अब फिलेट में जिस तरह से हम इस तरह से ये फिलेट वेल्ड हो गया, ये इस पर जब चढ़ जाता है फिलेट वेल्ड हो जाता है, या 90 डिग्री का कोण अगर बनता है तो वह फिलेट वेल्ड हो जाएगा। जैसे कि टी ज्वाइंट करते हैं हम लोग, टी ज्वाइंट करते हैं तो फिलेट वेल्ड हो गया, क्लियर। तो इस तरह से आपको तो इसमें आ जाएगा। तो फिलेट वेल्ड के लिए 3F की बात करता है, 3F कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन होगा। और कौन किस में आएगा देख लीजिए, फिलेट वेल्ड में आएगा, क्लियर। ग्रुप वेल्ड में इधर आता है और फिलेट वेल्ड में ये आपका काम में आएगा। यह भी फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन, ओके। आइए, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक प्रकार के एसी वोल्टेज और धारा को दूसरे प्रकार के वोल्टेज और धारा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, एसी को एसी में ही कौन परिवर्तित करता है, एसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए आपको मेन जो होता है एसी को एसी में ही परिवर्तित करना है। तो किसके लिए होता है, तो यहाँ पर कौन लगेगा, ट्रांसफार्मर लगेगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हालांकि रेक्टिफायर भी देता है, लेकिन रेक्टिफायर आपको मेनली यूज करते हैं हम लोग डीसी के लिए, मेन डीसी के लिए उपयोग किया जाता है। ये नहीं कि हाँ हम ट्रांसफार्मर छोड़ करके रेक्टिफायर यूज करने लगे, जिससे कि हमको एसी भी मिल जाता है, डीसी भी मिल जाता है। तो उसमें एसी मिलता है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए आपको एसी अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर नहीं हो, चाहे आप रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, वहीं पर आ गया फिर हमको एसी का काम आ गया तो कर लीजिए। लेकिन ऐसा है, अगर हमको लगातार अगर काम करना हो एसी में, तो रेक्टिफायर यूज नहीं करके आपको ट्रांसफार्मर का उपयोग करने के लिए सुझाव दिया जाता है। तो यही एसी को अदर में एसी में ही ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उसको चेंज कर सकते हैं, किया जाता है, ओके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।